हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं डिस्कस कर रहा था यूपी पी एस सी ए 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था। तो अब तक दो पार्ट मैं इसके डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट वन में आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 26 से 50 क्वेश्चन तक, और 50 से 75 क्वेश्चन नंबर तक मैं डिस्कस किया हूँ पार्ट टू में। ये पार्ट थ्री है, इसमें मैं इससे आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ओके, तो 75 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये दोनों आप पार्ट वन पार्ट टू वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मशीन फाउंडेशन से क्वेश्चन है, विच हैज़ बेस एरिया आपको दिया हुआ है 2.20 इंटू 2.20 मीटर, एंड वेट दिया हुआ है 155 किलो न्यूटन में। ओके, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द मशीन, टेक द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन आपको दे रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेस एरिया कितना दिया है? 2.20 इंटू 2.20, ये मीटर में दिया हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। और लोड दिया हुआ आपका 155 किलो न्यूटन, यानी वेट डब्लू दिया है 155 किलो न्यूटन में। तो आप यहाँ से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी। डब्लू इज इक्वल टू एम जी, तो एम इज इक्वल टू डब्लू अपॉन जी। तो W कितना है आपका? 155 डिवाइडेड बाय Z 9.81। तो आप इसमें जब पुट करोगे तो यू विल गेट नियर अबाउट 15.8 इन kg, है ना। ये मास निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ से मास निकल जाएगा। और आपको पता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा एन। और ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू होती है रूट अंडर सी यू इज़ द कंप्रेशन इंडेक्स, जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 4.4 इंटू 10⁻⁴। तो सी यू मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी एरिया, बेस एरिया, डिवाइडेड बाय मास एम। तो अब आपको सारे वैल्यूज इसमें पुट कर देने हैं। तो सी यू की वैल्यू कितनी है? 4.4 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय एरिया 2.2 बाय 2.2 का एरिया है। तो मैं डायरेक्टली इसको 2.2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एम आपका है 15.8। तो 15.8 से डिवाइड करेंगे इसको और उसका रूट ले लेंगे, तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज़ 116.096 आपको ये वैल्यू ओमेगा एन मिलेगा, है ना। ये क्या मिला? ओमेगा एन। और हमें पूछा क्या गया है, देखिए, व्हाट विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। एफ इज इक्वल टू ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो 116.096 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, है ना। तो आप इस वैल्यू को पुट करेंगे पाई। इस वैल्यू को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस इज 58.049 डिवाइडेड बाय पाई। इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 है, तो ये कर दीजिए डिवाइड बाय पाई के फॉर्म में आपको दिया हुआ आंसर। तो क्या आ जाएगा? ये 58.049 डिवाइड बाय पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। 76 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है? एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज एज ए वॉकवे। एक टी बीम को वॉकवे की तरह यूज किया गया है। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड विथ एन इफेक्टिव स्पैन, यानी एल इफेक्टिव की वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज फॉर द क्रॉस सेक्शन सॉन इन फिगर। आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, आपको इफेक्टिव विड्थ निकालना है। तो आप जानते हैं कि आइसोलेटेड टी बीम के लिए, ठीक है, कौन सा है? आइसोलेटेड टी बीम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कंटिन्यूस नहीं है, ये आइसोलेटेड है। तो उसके लिए इफेक्टिव विड्थ का फार्मूला आपको IS 456 2000 इसमें मिल जाएगा। इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालते हैं आइसोलेटेड के लिए, है ना, आइसोलेटेड टी बीम के लिए। तो बी इफेक्टिव आइसोलेटेड के लिए क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है L0 डिवाइडेड बाय L0 बाय बी प्लस 4 प्लस BW। और BW जो है विड्थ ऑफ वेव है,
ठीक है। तो एल नॉट मतलब आपका दिया हुआ है एल नॉट की वैल्यू, दैट इज इफेक्टिव, है ना। एल नॉट इज द इफेक्टिव लेंथ, तो दैट इज अगर हम सारा वैल्यू में लें तो 6 मीटर मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, 6000 डिवाइडेड बाय 6000 बाय बी कितना है 1000, ओके, +4 प्लस बी डब्ल्यू कितनी है 300। तो आप इसको कट कर दीजिए ये तो 6, ये कितना आ गया 1000, सॉरी ऐसे ऐसे नहीं, एक मिनट, है ना, ये 6000 ऊपर में ही रहेगा, तो ये कितना हो गया 6 + 4 यानी 10, यानी 6000 डिवाइड बाय 10 + 300, तो एक ज़ीरो यहाँ से हट जाएगा, 600 + 300, तो कितना हो जाएगा ये 900 mm। तो 900 mm ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि एज पर रैंकाइन एनालिसिस द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, रैंकाइन फार्मूला के हिसाब से मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी डी मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन गैमा इंटू 1 - sin फाई डिवाइडेड बाय 1 + sin फाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है, फैक्टर्ड शियर फोर्स 140 किलोन्यूटन, यानी फैक्टर्ड शियर फोर्स मतलब क्या वी यू दिया है कितना 140 किलोन्यूटन, वी यू दिया हुआ आपको 140 किलोन्यूटन, और विड्थ बी दिया हुआ है आपको 250 mm, 250 mm। द बीम इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड टॉर्सनल मोमेंट, फैक्टर टॉर्सनल मोमेंट भी आपको दिया हुआ है, यानी टी यू इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर। तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स क्या होगा, है ना, यानी वी इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो ये भी आपको IS 456 2000 कोड में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, है ना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन बी। तो इस पर आप पुट करेंगे, वी यू की वैल्यू कितनी है, वी यू की वैल्यू है आपका 140 प्लस 1.6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 250। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 268 किलो न्यूटन। तो इफ जो अल्टीमेट इक्विवेलेंट शियर फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 268 किलो न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 80। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल, प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब इसमें सेंड नहीं है, तो उस किस पे डिपेंड करेगा, तो प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब 50। तो अब आप बियरिंग कैपेसिटी का फार्मूला याद कीजिए, तो क्या होता है क्यू यू इज इक्वल टू पॉइंट मतलब CNC प्लस गैमा डी एफ, है ना, CNC प्लस गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गैमा एन गैमा बी। तो अब ये क्या है प्योरली कोहेसिव सॉइल है, तो 50 है, तो ये पार्ट टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट 0 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है नेट अल्टीमेट है, ध्यान रखिए नेट अल्टीमेट में गैमा डी एफ माइनस कर देते हैं, तो ये पार्ट भी माइनस होकर क्या हो जाएगा 0। तो क्या बच जाएगा सिर्फ CNC। तो CNC का मतलब ना ये विड्थ पे डिपेंड करेगा ना डेप्थ पे, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ एज वेल एज विड्थ, है ना, डेप्थ और विड्थ दोनों से इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 करा ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल कैरिंग वर्टिकल लोड्स इज जनरली डिजाइन एज पर रिकमेंडेशन गिवन फॉर कॉलम, द रेशियो ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज, है ना। तो ये भी आपको कोड में मिल जाएगा कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मिनिमम रिइंफोर्समेंट का रेशियो लेंगे, है ना, रेशियो लेंगे वर्टिकल के लिए,
ठीक है। वर्टिकल के केस में ये होता है, ठीक है, मिनिमम रेशियो वर्टिकल इन्फोर्समेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज शैल बी 0.0012। कितना होता है, 0.0012। किसके लिए, डिफॉर्म बार के लिए, HYSD बार के लिए, है ना, किसके लिए, डिफॉर्म बार के लिए। और अदर कोई भी बार लेंगे तो ये मतलब उसकी वैल्यू हो जाती है, एक मिनट, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 0.0015। ये होता है अदर के लिए। ठीक है, तो डिफॉर्म बार अप टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 mm फाई, है ना, 16 फाई तक अगर लेते हैं तो आप 0.0012, और अदर देन 16 फाई अदर बार के लिए कितना हो जाएगा, 0.0015। ठीक है, यहाँ पे बार्स HYSD बार है। ठीक, तो ये हो गया वर्टिकल के लिए। सिमिलरली सेम चीज़ अगर आप हॉरिजेंटल के लिए लेंगे, ठीक है, सेम, यानी मिनिमम रेशियो फॉर हॉरिजेंटल, मिनिमम रेशियो फॉर हॉरिजेंटल, है ना। हॉरिजेंटल के केस में जब आप लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल के केस में, दिस विल बी इक्वल टू 0.0020। ये किसके लिए, HYSD बार ग्रेटर देन 16 mm, 16 mm फाइव। यहाँ भी ये ग्रेटर देन 16, अप टू नहीं, ये ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 16 mm फाइव, है ना। और इस केस में भी HYSD बार ग्रेटर देन 16 mm फाइव, यानी डिफॉर्म बार इसके लिए, और अदर बार के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 0.0025। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल केयरिंग वर्टिकल इज जनरली डिजाइन एज पर रिकमेंडेशन गिवन फॉर कॉलम, द रेशियो ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों का मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होगा, तो आपको दोनों में बता दिया, वर्टिकल केस में ये होता है, हॉरिजेंटल केस में ये होता है ना, ग्रेटर देन 60 mm फाइव डिफॉर्म बार के लिए। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिनिमम रेशियो यानी वर्टिकल डिवाइडेड बाय मिनिमम रेशियो हॉरिजेंटल, दोनों के केस में उसका रेशियो ले लेंगे तो 0.0012 डिवाइडेड बाय 0.0020। तो ये दोनों जब आप रेशियो लेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज़ 3/5, मतलब ये निकल के आएगा 12/20। तो 4 से काट दो तो 3/5, तो 3/5। सो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है, द टेस्ट कंडक्टेड ऑन फाउंडेशन सॉइल गिव्स SPT वैल्यू n इज लेस देन इक्वल टू 5, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड डेंसिटी इंडेक्स ID की वैल्यू कितनी हो गई, ID की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20, ID की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है, द फाउंडेशन विल फेल। तो ऐसा फाउंडेशन किस में फेल करेगा, तो आपको याद होगा जनरल शेयर केस और लोकल शेयर केस, ये दो केस है, दोनों के लिए सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है। तो ये कह रहा है कि अगर n की वैल्यू लेस देन 5 है तो n की वैल्यू लेस देन 5 किस में होता है, लोकल में होता है, लोकल शेयर में n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होता है, और ID डेंसिटी इंडेक्स ID लेस देन इक्वल टू 20 होता है। इसमें n की वैल्यू बड़ा होता है 5 से, है ना, ज़्यादा होता है, और ID की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है, किस केस में, जनरल शेयर केस में, है ना, इसलिए वाइड रेशियो इसमें मिनिमम होता है, इसमें वाइड रेशियो मैक्सिमम होता है। तो ये डिफरेंट केस है, 5 की वैल्यू भी इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो ये बहुत सारे केस है इसके, जनरल शेयर के और लोकल शेयर के, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो n इज लेस देन इक्वल टू 5 और ID इज लेस देन इक्वल टू 20, इट विल बी द केस ऑफ लोकल शेयर फेल्यूर। So option number B is the correct for question number 82. Now move to question number 83. क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि एज पर IS 456 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ग्रेड है कंक्रीट का वो तीन ग्रेड में डिसाइड किया गया है। पहला को कहते हैं ऑर्डिनरी, दूसरे को कहते हैं स्टैंडर्ड,
तीसरे को कहते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ये अमेंडमेंट हुआ है अभी मई 2013 में। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, M10 टू M20, यानी 3 ग्रेड इसमें है। और M25 से लेके M55 तक था पहले, अभी 60 को भी स्टैंडर्ड में डाल दिया गया। तो M25 से M60 जो स्टैंडर्ड है। और हाई स्ट्रेंथ में कितना हो जाएगा, M65 से लेके M100 तक, M65 से लेके M100 तक जो है वो किस में है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में है। ओके, तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, M25 से M55 तक। ठीक है, 20 तो ऑर्डिनरी में ये नहीं होगा, 25 से 50 ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो नन ऑफ दीज भी इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अमेंडमेंट हो चुका है। तो 55 से नहीं, M60 तक जो है वो स्टैंडर्ड कंक्रीट है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बट ये अगर पुराने कोड से पूछा है ना, अमेंडमेंट का कहीं जिक्र नहीं है। सो ऑप्शन ए आप करेक्ट मान के चल सकते हैं कि 83 करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, फॉर एनी अप्लाइड स्ट्रेस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रेफर्स टू आइसोबार कोरस्पॉन्डिंग टू 10%, 10% के कोरस्पॉन्डिंग जो है आइसोबार लेते हैं हम, है ना। इट इज़ एज्यूम दैट एन आइसोबार ऑफ 0.1 क्यू, 10% मतलब क्या हो गया, 0.1 क्यू फॉर्म्स ए प्रेशर बल्ब, एक प्रेशर बल्ब फॉर्म करता है। ठीक है, कहाँ पे, 0.1 क्यू के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 10% हम इसको मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का क्वेश्चन है IS 1893, IS 1893 ये अर्थक्वेक रेसिस्टिंग डिजाइन में यूज होता है ये कोड। ठीक है, किसमें, अर्थक्वेक रेसिस्टिंग डिजाइन, है ना, उसमें ये कोड यूज होता है IS 1893। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्टोरी ड्रिफ्ट इन एनी स्टोरी ड्यू टू मिनिमम स्पेसिफाइड डिजाइन, ड्यू टू मिनिमम स्पेसिफाइड डिजाइन लेटरल फोर्स विथ पार्शियल लोड फैक्टर ऑफ 1 शैल नॉट एक्सीड x टाइम्स द स्टोरी हाइट, द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो होती है इसमें, दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना होता है, 0.004, दैट विल बी इक्वल टू 0.004। डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x टाइम्स द स्टोरी हाइट दैट इज़ 0.004। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में निकालें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो 0.4% के आसपास। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 86। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्ले सॉइल इज 24%। क्ले सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको दिया हुआ है कितना, 24%। OMC दिया है 24%। whom compaction test is conducted at 30%, compaction test is conducted at 30% moisture content, है ना। 30% पे आपको कॉम्पैक्शन टेस्ट हुआ है ना। इट्स स्ट्रक्चर विल बी, तो क्या करें इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें एक लॉजिक है क्या, कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको दिया 24%। अब ये जो है मॉइस्चर कंटेंट, इसको ऑप्टिमम तो बोलेंगे नहीं, ये मॉइस्चर कंटेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट इससे ज़्यादा पे कॉम्पैक्शन हुआ है या कम पे हुआ है, अगर ज़्यादा पे हुआ है तो क्या होगा, कम पे हुआ है तो क्या होगा। ओके, तो देखिए जब कभी भी अबव ABOVE अबव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उस पर कॉम्पैक्शन होगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बनेगा। अबव मॉइस्चर कंटेंट पे डिस्पर्स्ड, और बिलो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे कैसा बनेगा, दैट इज फ्लोकुलेटेड। कैसा बनेगा, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट आपका 24% है, कॉम्पैक्शन कितने पे हुआ, 30% पे, तो अबव है। अबव मतलब कैसा होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन सा होगा, डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पर्स। ठीक है, अगर उससे कम रहता तो क्या होता, आंसर ए हो जाता, फ्लोकुलेटेड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है,
द रिंग बीम ऑफ ए इंच टैंक, एक इंच टैंक है, इंच टैंक मतलब एक आर्च एक्शन पे पूरा वाटर टैंक का बेस रहता है ना, वाटर टैंक का जो बेस रहता है वो या बीम पे रहता है, उस बीम का अगर एक आर्च शेप में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा इस तरह से वर्टिकली लिफ्ट करके, तो उसको कहते हैं इंच टैंक। तो इंच टैंक कैरीज ए हुप टेंशन, हुप टेंशन आपको दिया हुआ है कितना, सिग्मा टी है ना, वो दिया है आपको 120 किलो न्यूटन, हुप टेंशन दिया 120 किलो न्यूटन। द बीम क्रॉस सेक्शन इज 255 mm वाइड, बी दिया है 250 mm एंड डेप्थ दिया है 400 mm, है ना। तो इसको कैपिटल डी लिखता हूँ मैं, डेप्थ वो दिया है 400 mm डीप एंड इट इज़ रिइंफोर्स विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया। अब टोटल कितने नंबर ऑफ बार हैं, 4 बार है, 20 mm डाया है, तो डायरेक्टली आप AST निकाल सकते हो, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, Fe415 का ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, यानी Fy की वैल्यू क्या हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके और क्या दिया है, द मॉडुलर रेशियो ऑफ द कंक्रीट इज 10, m की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। द टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेस आपको निकालना है। तो आप जानते हैं सिग्मा टी इज इक्वल टू, वाटर टैंक के डिज़ाइन अगर आप पढ़े होंगे तो सिग्मा टी इज इक्वल टू होता है P डिवाइडेड बाय B इंटू डी प्लस M-1 इंटू AST। इस फार्मूला पे आप पुट कर दीजिए, आपको P की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। वही पूछ रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, तो P की वैल्यू आपको दिया हुआ है, सॉरी 120 किलो न्यूटन, ये P है, सिग्मा टी निकालना है, P की वैल्यू आपको दी हुई है 120 किलो न्यूटन में, और सिग्मा टी यानी हुप टेंशन दिया है, हुप स्ट्रेस निकालना है ना, कितना स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, तो सिग्मा टी आपको निकालना है। तो 140 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन बदल दिए, और B आपको दिया हुआ है 250 इंटू 500 प्लस M आपको दी हुई है 10 -1, AST आप यहाँ से निकाल लीजिए, AST की वैल्यू निकल के आएगी आपको 1256.56 mm स्क्वायर, इतना निकल के आएगी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1256.56, ठीक है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो यू विल गेट 1.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप देख लीजिए ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जस्ट आप इस वैल्यू में पुट कर दिए, सारी चीज़ दिया हुआ है, AST हमने निकाल लिया, इस फॉर्मूला पे पुट कर दिया, यू विल गेट 1.075। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88, इन ए फ्लो नेट ड्रॉन below a sheet pile wall the number of flow channel and head drops is 4। देखिए नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल दैट इज, देखिए आपको पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है, Q इज इक्वल टू KH इंटू NF अपॉन ND। तो NF मतलब नंबर ऑफ फ्लो चैनल, तो K की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1, यहाँ देखिए K की वैल्यू दी है 0.1, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड इंटू H की वैल्यू कितनी दी है, डाउन स्ट्रीम, देखिए इफ़ द डिफरेंस इन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, वाटर लेवल का डिफरेंस है 3 मीटर, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना हेड हो जाएगा 3 मीटर, तो ये भी मीटर में है 3 मीटर में। NH मतलब नंबर ऑफ फ्लो चैनल, फ्लो चैनल कितनी है आपकी 4, पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ देखिए फ्लो चैनल है 4 और हेड ड्रॉप यानी पोटेंशियल ड्रॉप है 12, एंडिंग वैल्यू 12, तो ये 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 0.1, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सारे वैल्यू मैंने मीटर में रखा है इसलिए 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। के आपको दिया हुआ है, एच आपको पता है, NF फ्लो चैनल हो गया और ND नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 89, इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम द रिक्वायरमेंट फॉर बॉन्ड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड
नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड द इकोनॉमिकल ऑप्शन टू सेटिस्फाई। देखिए बॉन्ड के केस में जब भी होता है तो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, थिनर बार मोर नंबर में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पहले अगर 12 mm का बार यूज हुआ तो हम क्या करेंगे, 10 mm का यूज करेंगे। अगर 10 का यूज हुआ तो 8 mm का यूज करेंगे, लेकिन मोर इन नंबर। सो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडिंग स्मॉलर बार मोर इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए क्ले हुज वाइड रेशियो इज ड्राई स्टेट इज 0.55। ई की वैल्यू दी है ड्राई स्टेट में 0.55 और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी है 2.75। कितना, 2.75 आपको निकालना है श्रिंकेज लिमिट। अब हम जानते हैं एस ई इज इक्वल टू क्या होता है, एक रिलेशन होता है सॉइल का, सॉइल रिलेशनशिप एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस है सेचुरेशन, ई वाइड रेशियो, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ से जब श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो सेचुरेशन हमेशा क्या होता है 1, है ना, फुल्ली सेचुरेटेड होता है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू ई आपको दिया 0.55 इज इक्वल टू डब्ल्यू आपको निकालना है और 2.75 जी की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से जब आप डब्ल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट 20%। तो आपको 0.2 निकलेगा, नहीं 20% डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 91। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट। M30 कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो फ्लेक्सुरल फार्मूला आपको पता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट में कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दैट इज एफ आर, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 रूट अंडर एफ सी के। तो 0.7 और रूट अंडर एफ सी के वैल्यू कितना 30। तो जब 30 पे रखेंगे तो 30 का रूट ले लीजिए, ठीक है, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट 3.83 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको आएगा। सो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है, द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस इज, उसको स्टिफनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस, जो इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को यूज करते हैं किसमें, जियोसिंथेटिक फिजिकल में। तो दैट इज स्टिफनेस। क्या होता है, स्टिफनेस। 92 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टिफनेस। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए सिंगली रिइंफोर्स बैलेंस सेक्शन, एक सिंगली रिइंफोर्स बैलेंस सेक्शन MU लिमिट इज इक्वल टू, देखिए ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ, MU लिमिट इज इक्वल टू RU इंटू BD स्क्वायर, RU लिमिट इंटू B इंटू डी स्क्वायर। तो आपको ग्रेड दिया हुआ है M20 का, M20 का ग्रेड आप कंक्रीट दिया हुआ है, और FE स्टील का ग्रेड दिया है 415। तो अब आप अगर RCC पढ़े होंगे तो हमें डायरेक्टली याद रहता है, तो मैं याद करके ही रखता हूँ इसको। अगर आप डिराइव करेंगे तो टाइम लगेगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब कभी भी 3 ग्रेड होते हैं स्टील के जो यूज होता है जनरली, माइल्ड यानी 250, 415 और 500, है ना। तो जब कभी भी 250 के लिए पूछे तो डायरेक्टली होता है MU इज इक्वल टू QBD स्क्वायर, हम लोग बोलते हैं RBD स्क्वायर बोलते हैं। तो जो R की वैल्यू हो जाएगी, है ना, इसमें देखिए पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ RU की वैल्यू क्या हो जाए, क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लेते हैं दैट इज, अगर FE 500, 415 और FE 250, ये 3 ग्रेड है। तो 250 के लिए होता है 0.148, कितना होता है 0.148, ठीक है, 0.148 FCK, ये वैल्यू होता है 250 के लिए। और 415 के लिए क्या होता है 0.138 FCK है, और 500 के लिए क्या होता है 0.133 यानी 134 FCK, ये वैल्यू होता है। तो हमारा दिया हुआ कौन सा है 415, तो क्या आ जाएगा 0.138 FCK। तो 0.138 इंटू FCK, FCK मतलब कंक्रीट का ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड क्या दिया हुआ M20, तो डायरेक्ट हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा ये 2.76 समथिंग। तो ये हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, R की वैल्यू, है ना। तो MU इज इक्वल टू RBD स्क्वायर, और R की वैल्यू ये लेते हैं 0.138 415 के लिए, 0.133 500 के लिए, और 0.250 जो होता है 0.148 जो होता है वो 250 के लिए होता है,
ठीक है, तो एफ सी के से मल्टीप्लाई कर दो उसको, यू विल गेट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 94, फॉर द क्ले विथ एन ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो ओ सी आर ऑफ ग्रेटर देन 4, कितना है, ग्रेटर देन 4 है, इन सी डी टेस्ट, सी डी टेस्ट मतलब कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, द ए फैक्टर एट वैल्यू विल बी, एट फेल्योर विल बी, फेल्योर पे ए फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो जब हैवीली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होता है, हैवीली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, उस केस में जो ए फैक्टर है दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0। और अगर उसकी टिपिकल वैल्यू की बात करें, उसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है, तो वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, -0.2 -0.3, -0.2 से लेके -0.3 तक होता है, ठीक है। हैवीली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए ए की वैल्यू लेस देन 0 होता है, और टिपिकल वैल्यू अगर ए की बात करें, ए की टिपिकल वैल्यू दैट इज -0.2 टू -0.3। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94 का, दैट इज ए, 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। फॉर द क्ले विथ ओ सी आर ऑफ ग्रेटर देन 4, अगर ओ सी आर ग्रेटर देन 4 है सी डी टेस्ट में, तो द ए फैक्टर एट फेल्योर विल बी, ए फैक्टर एट फेल्योर विल बी 0, ठीक है। ठीक है, तो ओवर कंसंट्रेटेड क्ले के लिए ए जो होता है फंक्शन ऑफ ओ सी आर का फंक्शन होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 95, ए कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक कंक्रीट बीम है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कितना है, 200 बाय 400, 200 बाय 400 का में आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्रीस्ट्रेस विथ ए फोर्स, फोर्स आपको प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कितना दिया है, 400 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स दिया है, एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ 100 mm, इसेंट्रिसिटी दी है 100 mm। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, तो आपको पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम वैल्यू निकालते कैसे हैं, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस यानी P बाय ए प्लस स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी के कारण क्या स्ट्रेस आता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, M/Z, M मतलब P इंटू ई, इसेंट्रिसिटी आपको दिया हुआ है तो वहाँ से M निकल जाएगा, P फोर्स दिया हुआ है, तो PE/Z, Z इज द सेक्शन मॉडुलस। तो P की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, P की वैल्यू आपका है 400, तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ 400 किलो न्यूटन यानी 10⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस पी की वैल्यू 400 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय ई की वैल्यू 100 mm डिवाइडेड बाय जेड क्या हो जाएगा, BD²/4, तो बी की वैल्यू कितनी है 200, D², 400 का स्क्वायर, BD² बाय 4 है ना, जेड की वैल्यू क्या होता है, BD²/6 होता है ना, BD²/6 होता है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि I/2 होता है ना, तो I/Z Y ये होता है जेड। देखिए जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई मैक्स, है ना, तो वाई मैक्स पुट करेंगे, मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, BD³ डिवाइडेड बाय वाई मैक्स यानी D/2, तो ये हो जाएगा BD²/6, तो एक डी कैंसिल हो जाए, BD²/6, वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट द 12.5 न्यूटन पर mm², 12.5 न्यूटन पर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 96, एज पर IS 1892 1979 व्हाट शुड बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज का मैक्सिमम थिकनेस क्या होगा ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब ऑफ 70 mm एक्सटर्नल डाया, यानी डी नोट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस कर रहा हूँ, डी नोट दिया है कितना 70 mm, है ना, एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिया 70 mm, विच इज रिक्वायर्ड टू सैम्पलिंग इन अनडिस्टर्ब्ड स्टीफ क्ले सॉइल, अनडिस्टर्ब्ड स्टीफ क्ले सॉइल। तो डी नोट की वैल्यू दिया हुआ आपका दैट इज आउटर डायमीटर 70 mm, अगर DI इनर डायमीटर है तो DI को मैं
इनर डायमीटर मान लेता हूँ, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सैंपल है वो कैसा है, अनडिस्टर्ब्ड स्टीफ क्ले है। तो अनडिस्टर्ब्ड स्टीफ क्ले, इनके लिए जो एरिया रेशियो होता है, दैट इज एरिया रेशियो इज इक्वल टू, वो मैक्सिमम कितना होता है, 20% होता है। एरिया रेशियो मैक्सिमम कितना लेते हैं, 20% स्टीफ फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जबकि सॉफ्ट क्ले के लिए कितना होता है, सॉफ्ट सेंसिटिव के लिए ये होता है एरिया रेशियो कितना, 10%। सॉफ्ट सेंसिटिव के लिए एरिया रेशियो 10%। अब एरिया रेशियो होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। एरिया रेशियो इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, अगर आप सॉइल एक्सप्लोरेशन में पढ़े होंगे, डी नोट स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आई का होल स्क्वायर। तो डी नोट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आई स्क्वायर। तो इस पर अगर आप पुट करेंगे तो एरिया रेशियो को मान लो मैं मैक्सिमम कितना बताया मैंने, 0.2 ये लेके चलते हैं, 20%। किसके लिए, दैट इज अनडिस्टर्ब स्टीफ क्ले के लिए सॉरी। तो ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू डी नोट आपका दिया हुआ 70 का स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आई का स्क्वायर। तो यहाँ से आप डी आई फाइंड आउट कर लोगे तो डी आई की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 63.9 mm। तो 63.9 mm निकल गया। अब हमको एज निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, दैट इज एज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम थिकनेस है ना, वही एज होता है। मैक्सिमम थिकनेस क्या हो जाएगा, है ना, ये मैक्सिमम थिकनेस पूछा है। तो डी नोट मतलब आउटर से आउटर माइनस डी आई, डी नोट माइनस डी आई, दोनों आउटर से आउटर निकाल देते, जो जितना बच गया डिवाइड बाई 2, उसको 2 से डिवाइड करें, एक साइड का मैक्सिमम थिकनेस निकल के आ जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी 3.05 mm, क्योंकि डी नोट कितनी है 70 mm और डी आई कितनी निकल के आया आपका 63.9 mm। तो दोनों को माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 3.05 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ना मूव टू क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है, द लेटरल टाई इन रिइंफोर्स कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम अंडर एक्सियल टेंशन आर यूज्ड टू, क्यों यूज करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल बकलिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा है, मैं जीपीएससी का भी डिस्कस कर रहा था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लेटरल टाइज हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रखना है, लेटरल टाइज इन रिइंफोर्समेंट कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम अंडर एक्सियल टेंशन, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अंडर एक्सियल टेंशन आर यूज टू, क्यों यूज करते हैं, अवॉइड द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील अंडर कंप्रेशन। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 98। What is the correct mathematical expression for the assumption consolidation is occurring under small change in effective stress made the arriving the differential equation for transit flow during the one dimensional consolidation? तो वो होता है ए भी, क्या होता है, ए भी, है ना, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ए वी मतलब कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं उसको, ए वी, ठीक है। ए वी इक्वल टू क्या होता है कि वाइड रेशियो पर यूनिट स्ट्रेस में कितना चेंजेज आ रहा है, उसका रेशियो होता है ए वी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए वी। व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एजम्पशन अंडर, देखिए, अंडर स्मॉल चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो स्मॉल चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस मेड बाय अराइविंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिट फ्लो ड्यूरिंग द वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है, फायर रेसिस्टेंस ऑफ आरसीसी मेंबर डिपेंड्स अपॉन, आरसीसी मेंबर का फायर रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो वो मेंबर के साइज पे भी डिपेंड करेगा, सही है। कवर ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट, कवर पे भी डिपेंड करेगा, कितना कवर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की टाइप कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, कि ओवरबर्न एग्रीगेट है कि कैसा एग्रीगेट है, स्टोन एग्रीगेट है, कौन सा एग्रीगेट है। तो ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी डी 1 2 3 ऑल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए इसमें क्या करा, ए 16 पाइल ग्रुप, मतलब टोटल पाइल कितनी है, 16 पाइल का ग्रुप है, हैज टू बी प्रोपोर्शन इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न इन सॉफ्ट क्ले। तो कैसा है, क्ले है, सॉइल कैसा है, क्ले है, सॉफ्ट क्ले है, विथ इक्वल स्पेसिंग इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन इक्वल स्पेसिंग है, एज्यूमिंग एनी वैल्यू ऑफ कोहेजन
कोई वैल्यू आप एज्यूमिंग एनी वैल्यू ऑफ कोहेजन टेकिंग अल्फा, अल्फा आपको 0.7 दिया हुआ है और बोल रहा है एज्यूमिंग एनी वैल्यू ऑफ कोहेजन नेग्लेक्टिंग द एंड बेयरिंग, एंड बेयरिंग को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, बेयरिंग नहीं है ना, एंड बेयरिंग को नेग्लेक्ट करना है। देन एज्यूमिंग पाइल सर्कुलर, पाइल जो है वो सर्कुलर है जिसकी डाया आपको दिया हुआ है डी, डाया कितनी है डी, द ऑप्टिमम स्पेसिंग एस, स्पेसिंग आपका दे रखा है एस ऑफ द पाइल इन ग्रुप विल बी, क्या कह रहा है, assuming any value of cohesion taking alpha is 0.7 neglecting the end bearing effect and assuming pile circular diameter d the optimum spacing of pile। हाँ optimum spacing पूछा है कि s की वैल्यू क्या होगी, optimum spacing है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इस optimum spacing s की वैल्यू क्या होगी। ओके तो देखिए अब हम जानते हैं कि इसमें पाइल के केस में क्या होता है, q अल्टीमेट इज इक्वल टू q ऑफ मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ड्यू टू बेयरिंग, फ्रिक्शन एंड बेयरिंग, क्यू एफ एंड क्यू बी। तो ये बेयरिंग को नेग्लेक्ट करने बोला है तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब बच गया क्यू एफ, क्यू एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा सी इंटू ए एस, अल्फा सी इंटू ए एस। अब अल्फा की वैल्यू दिया है 0.7, सी की वैल्यू यूँ के यूँ रहने देते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ले तो सी को सी ही रहने देते हैं, पाई डी एल पेरीमीटर इंटू लेंथ, ये हो जाता है आपका सरफेस एरिया, ठीक है, पाई डी एल ये सरफेस एरिया हो गया। ये किसके लिए हुआ, ये इंडिविजुअल पाइल के लिए हुआ, एक पाइल के लिए, ठीक है, ये किसके लिए हुआ, दिस इज फॉर इंडिविजुअल पाइल, इंडिविजुअल पाइल के लिए हुआ। अब ग्रुप पाइल के लिए क्या करेंगे, सेम थिंग, ग्रुप पाइल के लिए, ग्रुप पाइल के लिए अगेन बेयरिंग नेग्लेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट हम क्यू यू जी निकालेंगे, किसके कारण, सरफेस के कारण। तो क्या हो जाएगा इसमें भी, जब ग्रुप में लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो अल्फ़ा सी इंटू ए एस, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा 1, सी की सी रहने देंगे, और जो ए एस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा यहाँ पे इंडिविजुअल था तो पाई डी एल, यहाँ पे ग्रुप है तो टोटल पेरीमीटर इंटू लेंथ लेना पड़ेगा। तो पेरीमीटर को मैं कैसे मानूं, तो पेरीमीटर को मैं ऐसे लेके चलता हूं कि सपोज करो 16 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पाइल ग्रुप है। तो इसका एक हो गया ये है ना, तो ये इसके पेरीमीटर हो जाएंगे। तो इसको मैं कैसे करूँगा, दैट इज़ देखिए कितना है टोटल, एक स्पेसिंग, दो स्पेसिंग, तीन स्पेसिंग, तो एस 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 यानी 3s, तो मैं इसको लेता हूँ 3s प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका सेंटर सेंटर, इसका सेंटर सेंटर से लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बाहर का d/2 यहाँ का बच गया, d/2 यहाँ का बच गया, तो यानी टोटल d, तो 3s प्लस डी इंटू लेंथ इसका आ जाएगा l, लेंथ आ जाएगा l। ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब एक बार फिर से देख लेना इसको। तो टोटल 16/16 का मैं बनाया और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग s है, तो 4 एक साइड में 4 है, तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा 3, तो 3s प्लस उधर का d/2 इधर का d/2 d, तो 3s प्लस d हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय l। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज c इंटू 3s प्लस डी इंटू एल। ओके अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्यू यू जी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q इंडिविजुअल, है ना, q इन ग्रुप इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q इंडिविजुअल। तो ग्रुप में क्या आया था, c 3s प्लस d इंटू एल इज इक्वल टू 16 है टोटल नंबर ऑफ पाइल इंटू इंडिविजुअल का कितना आया था 0.7 सी पाई डी एल मल्टीप्लाइड बाय 0.7 इंटू पाई इंटू डी इंटू एल। तो देखिए यहाँ से सी तो यहाँ भी आएगा ना, तो सी विल गेट कैंसल, ठीक है, सी विल गेट कैंसल, तो आपको क्या बचेगा यहाँ से 3s प्लस डी, एल और एल ये भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है,
एक मिनट एक मिनट, ये तो एक साइड का हुआ, तो पेरीमीटर लेना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें मेरे को। तो आप देखिए थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, ये 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं एक साइड का आपको निकाल के बताया। 3s प्लस डी इज़ फॉर वन साइड, तो आपको पेरीमीटर इंटू लेंथ करना है। तो टोटल पेरीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 चारों साइड है, तो 4 इंटू 3s प्लस डी। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 इंटू 16, तो ये 4 आ जाएगा। अब आप इसको कीजिए 4 इंटू 0.7 इंटू पाई इंटू डी, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये विल गेट s इज इक्वल टू, ये s और d के टर्म में आएगा, तो s इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.6 d, s इज इक्वल टू 2.6 d। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूँ। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रखिए बी टेक्निकल। ओके, बाय बाय।